सर ये आप लोग किस मकसद से यहाँ से जमा हुए हैं सर? देखिए, बिहार के अंदर में लगातार महिलाओं बेटियों पर हमले हो रहे हैं, महिलाओं बेटियों पर हमले हो रहे हैं। वैशाली के अंदर में गुलनाज के साथ में जो घटना है उसका ज्वलंत उदाहरण है। किस तरह से उस लड़की के साथ में छेड़खानी होता है, विरोध करने पर उसको तेल डाल करके जला दिया जाता है और सरकार केस दर्ज नहीं करती है। 3 दिन लग जाते हैं FIR दर्ज होने में और 20 दिनों तक कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। तो ऐसे विभत्स घटना के खिलाफ में हम लोग सड़कों पर उतरे हैं कि हमारी महिला और बहनों को हमारी वो सुरक्षा की गारंटी करो, अन्याय अत्याचार पर रोक लगा और गुलनाज के परिजनों को सुरक्षा दो, संरक्षण दो, 25 लाख रुपए मुआवजा दो और उसके परिवार को नौकरी दो और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दो। इस मांग को लेकर हम सड़कों पर नहीं सर, ये सब जो घटनाएं हो रही है तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? जो ये माहौल बन रहा है पूरे बिहार में, जिम्मेदार कौन है असली? देखिए, इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार अगर कोई है तो सरकार है। सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए और केवल महिलाओं और बेटियों के लिए ही नहीं, समाज और देश के किसी भी व्यक्ति के लिए आज वो गंभीर नहीं है। हमारा नौजवान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान अपराधी हो रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? हमारे स्कूल आज बर्बाद हो गए हैं, कौन जिम्मेवार है? अस्पताल आज बर्बाद हो गया है, कौन जिम्मेवार है? इसके लिए सरकार जिम्मेवार है कि ये स्थिति को बनाया है और उसी में ये अपराध फल फूल रहे हैं और सरकार चैन की नींद सोई हुई है और राज्य की जनता को केवल लूटने में लगी हुई है। लेकिन सर, सरकार तो बोलती है कि हम महिला के सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानून बना रहे हैं, विकास का बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो वो महिला का जो कानून बन रहा है सुरक्षा के लिए, ये मतलब साफ तौर पे सड़कों पे क्यों नहीं दिखता है? देखिए, सड़कों पर भी नहीं दिख रहा है और सरकार जो कानून बना रही है उसमें भी वो दिखावा है, धोखा है। आप देखिए ना, उनके संरक्षण में मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड होता है और गृहकांड करने वाले जो अभियुक्त हैं उनको चुनाव लड़वाया जाता है। ये सब सामने में है कि कितने गंभीर हैं वो देख लीजिए, कितने लोगों पर FIR दर्ज है, कितने अपराधी लोग हैं जो विधायक और सांसद बन जाते हैं, ये देख लीजिए। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है कि कानून कैसे लागू होगा, नहीं होगा और क्या कानून, किस तरह का गंभीर कानून बनाया जाए, इससे मतलब नहीं है। ये एक बहुत ही विकट परिस्थिति है हमारे यहाँ कि जो बहु बेटियों की इज्जत लूट जाते हैं वही कानून बनाने वाले बन जाते हैं। अब जो कानून वही लोग जब बनाएंगे तो इनकी सुरक्षा की गारंटी क्या है? कहाँ नहीं होगी। और ऐसे में जब जनता की आवाज उठती है तो वो लोग जो यहाँ सरकार के महकमे में बैठे पड़े हैं वो अपनी आंख कान सब कुछ मूंद कर बैठ जाते हैं और जब लोग सड़कों पे उतरते हैं वो भी उनके आंखों से में नहीं नजर आता है कि लोगों में आक्रोश क्यों है। अब ये जो लोग इतना जमा है उनका जवाबदेही किनका बनता है? सरकार आए, इसके जो भी इनके दोषी हैं उनको खोजना चाहिए और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो और केवल कार्रवाई नहीं होना चाहिए, उसको सजा भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कार्रवाई हो और 20 साल के बाद सजा मिले। अगर ये जब तक ढर्रा चलेगा समाज कभी नहीं बदल सकता है, क्योंकि आरोपियों के मन में डर होना चाहिए। क्या सर, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आरोपियों के अंदर में डर होना चाहिए और समाज के अंदर में आपसी जुड़ाव होना चाहिए। आज समाज भी टूट गया है, बिखर गया है। पहले समाज के अंदर में अगर कोई लोग डरता था तो सबसे ज्यादा समाज से डरता था कि समाज हमको क्या कहेगा, समाज में हम कैसे सर उठा के चलेंगे। आज ये डर अब खत्म किया गया है और इन्हीं सरकारों ने ये डर को खत्म किया है। इसलिए समाज ताकतवर हो और सरकार जिम्मेवार हो, ऐसा काम और ऐसा कानून और नियम बनाना चाहिए, उस पर सरकार को चलना चाहिए। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे अभी खड़ा हूँ, यहाँ ये कारगिल चौक है ना, यहाँ पे भगत सिंह चौक। मैं एक्चुअली कारगिल चौक से निकल रहा था लेकिन ये जुलूस देखा हमने तो मुझे लगा क्या हो रहा है। ये सरकार को, मैं एक आम आदमी, आम नागरिक के तौर पे यहाँ जानने आया हूँ कि हुआ क्या है, जबकि ये काम सरकार का होना चाहिए। अगर लोग आक्रोश में खड़े हैं, कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सरकार को पूछना चाहिए कि क्या तकलीफ है कि आप लोग सड़कों पे खड़े हैं। अगर यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का बात है तो उनको देना चाहिए गारंटी आकर कि सुरक्षा दिया जाएगा। लेकिन ये लोग जो सरकार में खुद बैठे हैं, अगर वो खुद भक्षक बन जाए तो उसके जिम्मेदार फिर कौन होंगे? अब हम जैसे आम नागरिक को ये सड़कों पे आना पड़ेगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि सरकार जिम्मेदार है, ऐसे में हम जैसे आम नागरिक का क्या कर्तव्य बनता है? आम नागरिकों का कर्तव्य यही है कि हम लोग समाज में अपनी एकता को बनाएं, ज्ञान को, समझ को बनाएं और संघर्ष करें। सर, एकता बनाएं, हर अन्याय का विरोध करें। केवल यह नहीं कि केवल हम पर जब अन्याय होगा तब हम बोलेंगे, आप पर अन्याय होगा तब नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। समाज चलेगा। अगर किसी के साथ में भी अन्याय हुआ है, जुल्म हुआ है तो सबको विरोध करना होगा, आपको भी करना होगा, हमको भी करना होगा। अगर हम इस परिपाटी को बनाएंगे तो समाज मजबूत होगा और समाज में अपराधी कमजोर होंगे, अपराध की मानसिकता कमजोर होगी। सर, एकता की बात करते हैं लेकिन ये तो
जब चुनाव आती है या जब सरकार की बातें आती हैं तो वोट के नाम पे या किसी हम लोग को जाति धर्म जात पात के नाम पे बांट दिया जाता है। तो एकता की मांग हम किससे करें? देखिए, एकता की मांग तो जनता से करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे ज्यादा जो मांग करनी पड़ेगी वो जनता से हम लोग को खुद अपने तरफ से शुरुआत करना होगा। अपने आप से मांग करनी पड़ेगी कि हम एक हों, एक रहें। और दूसरी बात है कि सरकार की चालों को भी समझें। वो सरकार लगातार, खास करके पिछले जब से केंद्र में अच्छे दिन की सरकार आई है तब से वो समाज के अंदर में जाति और धर्म के नाम पे विद्वेष फैलाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, आजकल अब नया लव जिहाद के नाम पे, तो कभी गौ रक्षा के नाम पर। अरे भैया, ये सब बहुत पुराना देश है। हिंदुस्तान आज का बना हुआ देश नहीं है, बहुत पुराना देश है। दुनिया के सबसे प्राचीन संस्कृतियों का एक देश है हिंदुस्तान, जिसका नाम है। यहाँ अनेक भाषा, बोली, संस्कृति के लोग रहते हैं, यहाँ मिल करके रहते आए हैं। क्यों तुम यहाँ इस तरह का खेल रच रहे हो जो इस देश की खूबसूरती को बिगाड़ रहे हो? मैं सरकार के जो भी लोग बैठे हुए हैं, मैं अपील करता हूं उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि चुनाव के समय में अगर आप लोग एक एक दरवाजे पे वोट मांगने आ सकते हैं तो समस्या भी पूछने एक एक दरवाजे पे आइए। वो समय गया जब हम जनता आपके दरवाजे पे जाएंगे। समस्या पूछने भी आपको आना पड़ेगा, वो भी हमारे दरवाजे पे, और तब हम बताएंगे कि हमारे पास क्या समस्या है। जैसे आज हम सड़कों पे उतरे हुए हैं, आपका ये कर्तव्य है कि आप हमारे पास आइए और हमसे हमारी समस्या पूछिए। अगर 1 महीने 2 महीने के अंदर में पूरा कोई भी ऐसा गली मोहल्ला घर नहीं बसता है चुनाव में, जब आप लोग घर में नहीं पहुंचते हो, एक एक विधायक हर घर पहुंच जाते हैं, तो समस्या पूछने एक एक घर क्यों नहीं आया जा सकता है? बताइए, क्यों नहीं आया जा सकता समस्या पूछने? बिल्कुल आया जा सकता है। और इस मामले में संदर्भ में आपके बात का समर्थन करते हुए केवल एक बात ऐड कर दें कि आज का हमारा जो लोकतंत्र है ये वास्तविक लोकतंत्र नहीं है, ठीक है। यहाँ सब कुछ जनता का, जनता के लिए बना हुआ है, हमारा संविधान प्रतिबद्ध है उसके लिए। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ जनता को वो अधिकार नहीं है। पंचायती राज है, पंचायती राज में भी जनता दूर है और पंचायत अलग है, ठीक है। सरकार के अंदर में भी सरकार लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन सरकार अलग है, जनता अलग है। जनता का दुख कष्ट अलग एक जगह पे रहता है, सरकार अपनी मौज मस्ती और सारी योजना अपने लिए वो बनाते रहती है। तो इसलिए वास्तविक लोकतंत्र का निर्माण करें हम लोग, यह हम सब का दायित्व है। और इसके लिए सरकारों पर दबाव देना, दबाव बनाना और उनको एहसास दिलाना कि तुम हम लोगों के लिए हो, हम लोगों ने तुमको बनाया है और ये सरकार हमारी है, हमारे लिए है। यह स्थिति को स्पष्ट करना और कराना होगा। जब तक नहीं कराएंगे तब तक वो मालिक बन के रहेंगे जैसे राजे रजवाड़े बन के रहा करते थे। तो ये साफ तौर पे आप देख सकते हैं इतना जो भीड़ लगा हुआ है। अब ये माहौल बदलना चाहिए। हम लोग, जनता लोग, केवल मांग तक सीमित नहीं रहेंगे, क्योंकि जब तक हम अपनी मांग को जब तक कार्यान्वयन नहीं होगा, उस पर कार्रवाई नहीं होगी, हम लोग सड़कों पे ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे। सरकार को ये सुनना चाहिए कि हम लोगों की आवाज़ क्या है, हम लोगों की मांग क्या है। जब तक हम लोग की मांग सुनी नहीं जाएगी तब तक हम लोग ऐसे सड़कों पे भटकते रहेंगे। वो दिन गया जब आप हमें कागजों में सपने दिखाते रहेंगे। हमें काम रियल ग्राउंड लेवल पे चाहिए, और जब तक नहीं होगा जनता का यही आक्रोश बरकरार रहेगा सड़कों पे। हर घर का आदमी सड़कों पे मिलेगा जब तक आप रियल सेंस में काम नहीं करेंगे। धन्यवाद। कहाँ